लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट क्लास में हमने किया था atomic mass and average molar mass. Now we will do the percentage composition. अच्छा नहीं, we did density. Density पे हमने क्या था, एक और करते हैं। Density पे हमने vapor density और relative density किया था। Let's do specific gravity first, then we'll do the percentage composition. Specific gravity क्या होता है? How do we define the specific gravity? ठीक है, specific gravity कैसे define करते हैं? Specific gravity is density of a substance with respect to density of water at 4 degrees Celsius. Density of a substance or solution with respect to density of water at 4 degree Celsius. ठीक है, so density of a solution normally किस में डिफाइन करते हैं? ग्राम्स पर ml. ठीक है, density of water भी उसमें डिफाइन करेंगे। अब क्या होता है, जब हम डेंसिटी का रेशो लेते हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा, यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे, यूनिट्स विल कैंसिल आउट। सो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो क्या होगा कि यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे और स्पेसिफिक ग्रेविटी विल हैव नो यूनिट्स। अब डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है? डेंसिटी ऑफ वाटर हमें ध्यान रखना है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 है तो यहाँ पर हमने 1 पुट कर लिया। तो बेसिकली क्या है, जो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस या सोल्यूशन है दैट इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो अगर क्वेश्चन में हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है तो हम उसको डेंसिटी के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। सिर्फ क्या फर्क होगा, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसका कोई यूनिट नहीं होगा, जबकि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन विल हैव यूनिट्स ग्राम पर ml. ओके, सो स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड डेंसिटी हैज द सेम वैल्यू। फॉर एग्जांपल, अ सॉल्यूशन हैज अ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2. find its density. ठीक है, a solution has a specific gravity 1.2. find its density. हाँ, तो बताओ क्या रहेगा डेंसिटी? So what is density of a substance? यहाँ से density of a solution is equal to specific gravity multiplied with density of water. Density of water क्या है? 1 ग्राम पर ml. तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया है? 1.2. 1.2 मल्टीप्लाइड विद 1 ग्राम पर ml, तो क्या हो जाएगा? 1.2 ग्राम्स पर ml. तो जितना स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.2, उतना ही डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है। राइट, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो जितना स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है 1.2, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 ग्राम पर ml से, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा 1.2 ग्राम्स पर ml. तो क्या फर्क है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई यूनिट नहीं है, जबकि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हैज यूनिट्स ऑफ मास बाय वॉल्यूम, मास इन ग्राम्स, वॉल्यूम इन ml. ठीक है, सो स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम डेंसिटी की जगह यूज करेंगे इस तरह से, बस यूनिट्स का फर्क रहेगा। तो जहां पर भी क्वेश्चन में स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है यू कैन यूज इट एज डेंसिटी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। Okay, now the next topic is percentage composition of a compound. Percentage composition अगर हमें पता है तो हम उसका empirical या molecular formula निकाल सकते हैं। So percentage composition of a compound
compound. So for example, we have a compound like ethane, C2H6. तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, अगर हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन इथेन, तो क्या हो जाएगा, दैट इज मास ऑफ कार्बन पार्ट्स बाय मास ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट क्या है, कार्बन, अपॉन टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100. ठीक है, सो परसेंटेज ऑफ कार्बन इन इथेन सपोज हमें फाइंड करना है, सो पार्ट्स बाय मास ऑफ कार्बन अपॉन टोटल पार्ट्स बाय मास ऑफ कंपाउंड, टोटल पार्ट्स बाय मास ऑफ कंपाउंड या टोटल मास ऑफ कंपाउंड भी बोल सकते हैं, इनटू 100. अब कार्बन का जो मास है इथेन में वो कितना है, कार्बन का एटॉमिक मास हमें पता है, दैट इज 12 into 2 because 2 carbon atoms है, so that gives me 12 into 2 24. Total mass of compound क्या हो जाएगा, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, 24 plus 6 that is 30 into 100. ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, परसेंटेज ऑफ कार्बन. इसी तरह से परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, अब क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हमारे पास है, तो या तो हम ऐसे लिख लें, मास ऑफ हाइड्रोजन that is 6, total mass that is 30 into 100, या फिर हमने कार्बन का परसेंटेज निकाल दिया, यहाँ पर कार्बन का परसेंटेज हमारे पास 80% है, तो 100 minus 80 दिस शुड बी 20%. ठीक है ना, वैसे भी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, अदरवाइज क्योंकि एक हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन में अगर हमें कार्बन पता है तो बाकी क्या बचा, हाइड्रोजन. ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हम कैसे निकाल सकते हैं, 100 minus 80, क्योंकि बाकी सारा हाइड्रोजन है. ठीक है, सो इट इज द मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड. ठीक है ना, परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, जिससे वो कंपोज्ड है, जो एलिमेंट से वो कंपोज्ड है उनका क्या मास परसेंटेज है. सो मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड, परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है, 80%, तो इसका मतलब क्या है कि आउट ऑफ 100 ग्राम्स ऑफ द कंपाउंड 80 ग्राम्स उसमें कार्बन है. 20% मीन्स 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड कंटेन्स 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. तो परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट बाय मास निकल रही है. ठीक है, तो उसको मास परसेंटेज या परसेंटेज कॉम्पोजिशन बोलेंगे, है ना. परसेंट का मतलब है 100 के रिस्पेक्ट में, कि 100 पार्ट्स ऑफ द कंपाउंड में कितना पार्ट्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है. ठीक है, सो लेट्स सी अनदर एग्जांपल. सपोज यू हैव ग्लूकोज. अब जैसे कॉमन क्वेश्चन एक जो आया है, दैट इज ऑन यूरिया, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया. राइट, one question asked from here is percentage of nitrogen in urea. अब क्या होता है, क्वेश्चन में आपको यूरिया का फॉर्मूला नहीं दिया होगा, so you should know the formula for urea, that is NH2CONH2. क्योंकि आपके सिलेबस में है तो आपको आना चाहिए यूरिया का फॉर्मूला, है ना. सो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो ये ध्यान रखना, जब भी हम परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट निकाल रहे हैं कंपाउंड में, सपोज परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो जितने भी टोटल नाइट्रोजन के एटम्स है उनका टोटल मास लेना है, टोटल पार्ट्स बाय मास ऑफ द एलिमेंट. ठीक है, तो नाइट्रोजन के 2 एटम्स है, तो 2 एटम्स का मास कितना हो जाएगा, 2 into 14, क्योंकि एक एटम का मास 14 है, सो फॉर 2 एटम्स इट विल बी 2 into 14, दैट इज 28. फिर टोटल मास ऑफ यूरिया, सो 28 plus 12 दैट इज 40 plus 16, ऑक्सीजन का 56 और 4 हाइड्रोजन 60. ठीक है, सो टोटल मास ऑफ यूरिया कितना निकला, टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया इज 60. सो हमने क्या किया, टोटल मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100. राइट, फिर कैंसिल कर लो.
कितना आ रहा है? 46.6%. ठीक है. So likewise we can find the percentage of carbon in glucose. Find the percentage of carbon in glucose. तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6. Find the percentage of carbon in. Tell me the answers. टोटल मास कितना हो जाएगा? चलो करो इसको. हाँ जी, व्हाट इज द आंसर? सो कार्बन कितना है? हाँ ठीक है, गुड. सो कार्बन इज 12, एटॉमिक मास 12 इंटू 6, क्योंकि 6 एटम्स है. 12 इंटू 6 72. ग्लूकोज का मास क्या है टोटल? 180. टोटल मास ऑफ कंपाउंड इज 180. ठीक है. सो 18 4 टाइम्स 72 होता है, तो 4 इंटू 10 40%. सो इसी तरह से हाइड्रोजन का मास निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन का मास निकाल सकते हैं इन दी कंपाउंड. ठीक है. सो ईच एलिमेंट, so percentage composition means percentage of each element by mass, so that can be calculated. जैसे कार्बन है वैसे हाइड्रोजन का निकाल लेंगे. अच्छा, कार्बन हाइड्रोजन हमें अगर पता है तो 100 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो बाकी है that will be oxygen. इस तरह से we can find the percentage composition. बस ये ध्यान रखना है कि टोटल लेना है, जितने भी एटम्स हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट के. so we have to take the total of all the atoms present. एक एटम नहीं लेना है, जितने भी एटम्स प्रेजेंट है उनका सम टोटल. नाउ वी गो टू द नेक्स्ट टाइप, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूलाज ऑफ कंपाउंड. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज ऑफ अ कंपाउंड. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज. अच्छा, हम क्या क्या फॉर्मूलाज डिफाइन करते हैं? वन फॉर्मूला इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. जो स्ट्रक्चर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है कंपाउंड के, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. दैट इंडिकेट्स द लिंकिंग बिटवीन द एटम्स. सपोज आई हैव इथेन, सो कार्बन हाइड्रोजन का किस तरह से लिंकिंग है ना, स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं. सो लिंकिंग ऑफ कार्बन with hydrogen, so it tells about the connectivity of different atom. Structural formula gives information about the connectivity of different atoms. Connectivity of different atoms in one molecule of a compound. In one molecule. ठीक है. तो किस तरह से एटम्स कनेक्टेड है एक मॉलिक्यूल में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स. Then the other type of formula is called as molecular formula. अब जैसे हमने इथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है कि कितने कार्बन्स और हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है. टोटल कार्बन्स आर 2, टोटल हाइड्रोजन्स इन इथेन आर 6. So molecular formula of the compound is written as C2H6. तो molecular formula किसके बारे में इन्फॉर्म कर रहा है? About the actual number of atoms. ठीक है. जो भी डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनके कितने एटम्स हैं इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड. सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टेल्स अबाउट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, टेल्स अबाउट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स of different elements, actual number of atoms of different elements in one molecule of a compound.
ठीक है, कितने एटम्स प्रेजेंट है, जो भी डिफरेंट एलिमेंट्स है जो एक कंपाउंड में प्रेजेंट है, उसमें कार्बन के कितने एटम्स हैं 2, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं 6। अब अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होता है तो वहां से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास। जैसे अगर हमें फाइंड करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेन, सो फ्रॉम द नॉलेज ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स वी कैन फाइंड, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, सो 12 into 2, हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1, 6 एटम्स है, सो 1 into 6, सो टोटल कितना हो गया 24 plus 6 that is 30. So molecular mass of the compound can be calculated if we know the molecular formula. Likewise, if I give you sucrose, sucrose का molecular formula क्या है, C12H22O11, ठीक है। सो molecular formula पता है तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से molecular mass निकालेंगे, तो इसका molecular mass क्या आ जाएगा, sum of the atomic masses of all the atoms multiplied with the number of atoms, ठीक है। सो कार्बन का 12 into 12, हाइड्रोजन 1 into 22 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16 into 11, so tell me how much is this, what is the molecular mass of sucrose, quickly calculate. हाँ क्विकली बताओ क्या आंसर आ रहा है, सो दिस गिव्स अस 342, ठीक है। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स पता है, वहां से हमने क्या करना है, वहां से हमने फाइंड करना है मॉलिक्यूलर मास। तो रिमेंबर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इट गिव्स यू द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्चुअल नंबर कि कितना कार्बन का एटम्स है, कितना हाइड्रोजन का एटम्स है। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ फॉर्मूला इज कॉल्ड एज एम्पिरिकल फॉर्मूला, empirical formula. Now the empirical formula for ethane, because हमने ethane का एग्जांपल किया था, तो empirical formula for ethane is कार्बन के कितने एटम्स हैं 2, हाइड्रोजन के कितने हैं 6, इनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या आएगा 1:3, ठीक है। हमने कार्बन के 2 एटम्स है, हाइड्रोजन के 6 एटम्स थे, तो उसको सिंप्लीफाई किया तो रेशियो क्या आ रही है 1:3। सो एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर इथेन, अगर हम इथेन के लिए एम्पिरिकल फॉर्मूला देखें तो वो है CH3। सो CH3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्पिरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, simplest whole number ratio of atoms, simplest whole number ratio of atoms of different elements, of different elements in one molecule of a substance or compound, in one molecule of a compound. So it represents the simplest whole number ratio, ठीक है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सो 1:2:6 का रेशियो था, एक्चुअली 2:6 एटम्स है, लेकिन उनको सिंप्लीफाई करेंगे 1:3। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स अगर हम निकालते हैं, वो जो फॉर्मूला निकल कर आता है दैट इज कॉल्ड एज एम्पिरिकल फॉर्मूला। सो एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर इथेन इज CH3, ठीक है। अब अगर हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला पता है कंपाउंड का, तो वहां से जो हम मास कैलकुलेट करेंगे उसको क्या बोलेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से जो मास कैलकुलेट होता है दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर मास, सिमिलरली एम्पिरिकल फॉर्मूला से जो मास कैलकुलेट होगा दैट इज कॉल्ड एज एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। फॉर एग्जांपल फॉर इथेन CH3 is the empirical formula, so empirical formula mass for
इथेन विल बी 1 कार्बन, कार्बन का मास है 12, 3 हाइड्रोजन्स, हाइड्रोजन का मास है 3 for 3 atoms, so 12 plus 3 15 is the empirical formula mass for ethane. ठीक है, अब देखो मॉलिक्यूलर मास हमने इथेन का कैलकुलेट किया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेन वाज 30 एंड इंपेरिकल फॉर्मूला मास इथेन के लिए आ रहा है 15। अभी जो रेशो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास का जो रेशो होता है दैट इज ऑलवेज एन इंटीजर, ठीक है, दैट रेशो इज ऑलवेज एन इंटीजर और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। जैसे मॉलिक्यूलर मास इथेन का हमने लिया 30 और इंपेरिकल फॉर्मूला मास हमने इथेन का लिया फ्रॉम द फॉर्मूला 15, सो 30 by 15 गिव्स अस 2। तो n क्या है, n इज ऑलवेज एन इंटीजर एंड ये रिप्रेजेंट करता है द नंबर ऑफ एटम्स। इंपेरिकल फॉर्मूला को अगर हम n एटम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। So when you divide molecular mass by the empirical formula mass, we get an integer n, and this n represents the number of atoms. So molecular formula is equal to n times empirical formula. ठीक है, जैसे हम इथेन का एग्जांपल कर रहे हैं, हमारे पास n की वैल्यू आ गई, इसको डिवाइड करके 15 2 से 30, so n is 2. So मैंने n का वैल्यू पुट कर लिया 2 एंड इंपेरिकल फॉर्मूला फॉर इथेन इज CH3। सो जो नंबर ऑफ एटम्स है इस इंपेरिकल फॉर्मूला में उनको n एटम से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 मल्टीप्लाइड विद 1 कार्बन इज 2 कार्बन्स, 2 मल्टीप्लाइड विद 3 गिव्स अस 6 हाइड्रोजन। तो ये क्या आ गया C2H6, ये हमारे पास आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। CH3 क्या था, इंपेरिकल फॉर्मूला, n क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स जो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके एटम्स को ताकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाए। तो ये जो रेशियो होता है इंपेरिकल टू मॉलिक्यूलर मास, दिस इज ऑलवेज एन इंटीजर एंड ये इंटीजर क्या रिप्रेजेंट करता है, द नंबर ऑफ एटम्स दैट हैज टू बी मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ एटम्स इन इंपेरिकल फॉर्मूला ताकि हमारे पास एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स आ जाए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाए। Let's go through this. ठीक है, सो मॉलिक्यूलर मास ना हमेशा मल्टीपल्स में होता है इंपेरिकल फॉर्मूला मास के। सो मॉलिक्यूलर मास इज n टाइम्स इंपेरिकल फॉर्मूला मास, क्योंकि सिंपलेस्ट इंपेरिकल फॉर्मूला मास इंपेरिकल फॉर्मूले से आ रहा है जो सिंपलेस्ट रेशियो है, ठीक है, और उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे n से तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की कॉरेस्पॉन्डिंग होता है मॉलिक्यूलर मास, राइट। सो बिकॉज मॉलिक्यूलर मास इज n टाइम्स इंपेरिकल फॉर्मूला मास, the same concept can be applied for the formula, right? Molecular formula is n times empirical formula, क्योंकि molecular mass molecular formula के corresponding होता है, empirical mass empirical formula के corresponding होता है। Okay, अभी for example you have two compounds can have same empirical formula. Two different compounds may have same empirical formula. For example, C6H6, this is benzene. Then ethyne, C2H2, ये क्या है, ethyne, ठीक है। ये तो इनके क्या है, molecular formulas. Molecular formula for benzene is C6H6, ethyne is C2H2. अब इनका empirical formula क्या होगा, ये जो एटम्स है इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 6:6 का रेशो है तो 1:1 आ जाएगा, तो CH। सेम वे 2:2 का रेशो है, सिंप्लीफाई वी गेट CH। सो एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर बोथ द कंपाउंड्स इज सेम,
तो टू डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है, ठीक है। और एम्पिरिकल फॉर्मूला मे बी द सेम, may be same as molecular formula. Sometimes क्या होता है कि हम सिंप्लीफाई नहीं कर पाते, जैसे हमारे पास है प्रोपाइन. So what is the formula for propine? प्रोपाइन के लिए क्या फॉर्मूला होता है? C3H4, ठीक है, C3H4. अब यहाँ पर रेशियो ऑफ एटम्स क्या है? 3:4. इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. सो दिस रिप्रेजेंट्स द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एज वेल एज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ कार्बन टू हाइड्रोजन. सो दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला एज वेल एज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो भी यही है और सिंपलेस्ट रेशियो भी यही है, 3:4. सो हियर एम्पिरिकल फॉर्मूला इज द सेम एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम भी हो सकते हैं और टू डिफरेंट कंपाउंड्स के एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है. सो वी वर टॉकिंग अबाउट एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है. तो अभी क्या है, क्वेश्चन में आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया होगा और वहां से फिर हमें एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना होगा, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, percentage composition of a hydrocarbon. What is hydrocarbon? Hydrogen और कार्बन का कंपाउंड. So percentage composition of a hydrocarbon is as follows. Percentage composition of a hydrocarbon is as follows. कार्बन का परसेंटेज दिया है 80%. अरे देखो हाइड्रोकार्बन है ना, तो अगर सिर्फ कार्बन दिया है तो बाकी का क्या होगा? हाइड्रोजन, है ना. तो कई बार दूसरा एलिमेंट मेंशन भी नहीं होता. वो अंडरस्टूड है कि अगर एक कार्बन है तो दूसरा हाइड्रोजन ही होगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन का मतलब यही है. सो परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द हाइड्रोकार्बन मे बी गिवन टू यू, सपोज 80%. तो बाकी वो अंडरस्टूड है कि जो बाकी परसेंटेज है वो किसका है? हाइड्रोजन का, और वो कितना है? 20%. तो अगर कार्बन 80 है तो हाइड्रोजन शुड बी 20. द रेस्ट ऑफ द परसेंटेज बिलोंग्स टू हाइड्रोजन. अब हमने क्या करना है? सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है, ठीक है. कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन का 80% है, हाइड्रोजन इज 20%. नेक्स्ट हम क्या करते हैं? कार्बन का एटॉमिक मास लिखेंगे. द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, हाइड्रोजन इज 1. देन वी फाइंड द रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है. ये जो परसेंटेज है इसको परसेंटेज बाय मास लेना है. सो हम ये अज्यूम करेंगे कि 80 ग्राम्स ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड एंड 20 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन. तो मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास क्या आ जाता है? नंबर ऑफ मोल्स. तो जब मास को एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स. तो नेक्स्ट इज टू फाइंड द रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स. तो नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास. गिवन मास हम ये परसेंटेज को ही लेंगे. जो परसेंटेज आपको दिया है उसको मास की टर्म्स में लेना है. तो उसमें 80 ग्राम्स कार्बन है, डिवाइड बाय 12. सिमिलरली 20/1, ठीक है. तो इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? 20/3, ठीक है. तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 20/3 और यहाँ आ गया 20. सो 20/3 is to 20. सिंप्लीफाई. अच्छा, अभी हमारे पास ये क्या है? रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स आए. हमने गिवन मास को एटॉमिक मास से डिवाइड किया और वहां से हमारे पास आ गए मोल्स. तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स आ गए. अब ये जो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स है ये फ्रैक्शन में है, तो क्या करना है? फर्दर उसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है. तो जो भी फ्रैक्शन है उसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. 20/3 is to 20. सो फर्दर जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हमारे पास आएगा वो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा. सो वी हैव 20/3 कार्बन इज टू हाइड्रोजन. 20/3 कार्बन आया और हाइड्रोजन है 20. तो उसको सिंप्लीफाई करो. So if I divide it by 20, I will get, or you can multiply by 3, whatever. So if I divide it by 20, I get 1/3 is to 1. ठीक है.
अभी भी ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो उसको होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे. सो मल्टीप्लाई बाय 3, सो इट बिकम्स 1:3. सो कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 3. अभी हमारे पास होल नंबर रेशियो है एटम्स का, ठीक है, 1:3. नाउ बिकॉज वी हैव द होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स 1:3, this represents the empirical formula of the compound. So what is the empirical formula? It is CH3. The empirical formula of the compound is CH3. तो क्या करना है, ये ध्यान रखना है, जब भी हम रेशियो निकाल रहे हैं तो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लेना है एटम्स को, ठीक है, होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना है. और फिर जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है वो रिप्रेजेंट करता है empirical formula of the compound. ओके, द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. सपोज हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो या तो मॉलिक्यूलर मास दिया होगा या फिर आपको वेपर डेंसिटी गिवन होता है. सपोज आपको दिया है, द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज इफ वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड इज 15, if vapor density of the compound is 15, find its molecular formula. Vapor density of compound is 15, find its molecular formula. तो वेपर डेंसिटी से हम क्या करते हैं, वेपर डेंसिटी से हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं. क्या रिलेशन है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड डिवाइड बाय 2. तो अगर मॉलिक्यूलर मास हमें चाहिए, वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. So molecular mass of compound is equal to 2 multiplied with vapor density. So 2 into 15, that is 30. तो यहां से हमने molecular mass of compound निकाल दिया, that is 30. After we know the molecular mass, then we can find the molecular formula. Molecular formula mass divided by empirical formula mass. एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, CH3, यहां से मास क्या आएगा 12 + 3 15, ठीक है. सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास गिव्स यू द इंटीजर वैल्यू n, द नंबर ऑफ एटम्स. सो मॉलिक्यूलर मास है 13, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास फ्रॉम द फॉर्मूला 12 + 3 15. सो n का वैल्यू क्या आ गया 2. लास्ट पार्ट, molecular formula is n times empirical formula. So the value of n here is 2. Empirical formula is CH3. So the compound becomes C2H6. So what is the molecular formula? C2H6. Just go through the steps. ठीक है. So percentages of different elements will be given to you. That is called as quantitative analysis, है ना? Quantities of different elements, percentage of different elements in the compound, उसको हम quantitative analysis भी बोलते हैं. क्वांटिटी कितना है किसी एलिमेंट का, परसेंटेज कितना है. सो क्वांटिटेटिव एनालिसिस से हमें परसेंटेज पता होती है डिफरेंट एलिमेंट्स की. उस परसेंटेज की हेल्प से हम क्या करते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं. एंड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला मासेस वी फाइंड दी एन वैल्यू, कितना टाइम्स वो मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज मॉलिक्यूलर मास इज एन टाइम्स एम्पेरिकल फॉर्मूला मास. ठीक है, तो यहाँ से हमने एन की वैल्यू निकाली. That n when multiplied with empirical formula gives us the molecular formula. Okay, this is the concept to find the molecular formula. Okay, let's do one more question. अच्छा, अभी हमने हाइड्रोकार्बन लिया. Sometimes the compound may contain some other elements also. कार्बन, हाइड्रोजन के अलावा और elements भी present हो सकता है. For example, let's do one more question. Organic compound contains, an organic compound contains
60% carbon, 32% hydrogen and rest oxygen. तो ऑक्सीजन कितना बचा? 8% by mass. Find its empirical formula. So chalo to this question. An organic compound contains 60% carbon, 32% oxygen and 8% hydrogen by mass. Find its empirical formula. Tell me the answer. Okay. See, it is very simple. Percentages आपको given है. आपने क्या करना है? Write down their atomic masses. 12, hydrogen 1, oxygen 16. ठीक है? So then you have to divide the atomic mass. अच्छा, एक काम करो, थोड़ा सा सिंपल करते हैं क्वेश्चन को. Just exchange the atoms. Take this as oxygen and this as hydrogen. So atomic mass of oxygen is 16 and that of hydrogen is 1. Just exchange the percentage. Oxygen 32 ले लेता है, hydrogen 8. तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा calculation. So atomic masses of different elements: carbon 12, oxygen 16, hydrogen 1. So we find the relative number of moles. That is 60 by 12, 32 by 16, 8 by 1. So अच्छा, यहाँ पर कार्बन का 60%, ऑक्सीजन 32 ले लेते हैं और हाइड्रोजन 8. ठीक है, so थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा. So atomic mass of carbon is 12, oxygen is 16, hydrogen is 1. तो अब इसको अगर हम यहाँ से रिलेटिव मोल्स निकालें तो 60 by 12 करेंगे ना. परसेंटेज जो हमें दी है उसको बाय मास लेना है. तो 60 grams of carbon divided by the atomic mass, वहां से क्या आएगा? Number of moles. So 12 5 times, 16 2 times, 8 by 1 gives us 8. ठीक है, 5:2:8. अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. तो अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो हम इसी को ही डायरेक्टली इंपेरिकल फॉर्मूला ले सकते हैं. तो C5O2 H8. ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? C5H8O2. दैट इज द सिंपलेस्ट
और simplest formula of the empirical formula C5H8O2, ठीक है। अगर हमने जैसे पहले किया, अगर सपोज आपने डिफरेंट वैल्यूज दी थी और आपके पास फ्रैक्शन में आ रहा है, तो अगर फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है तो उसको फिर होल नंबर में कन्वर्ट करना है। दैट गिव्स यू द एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड, ठीक है। सो व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला? C5H8O2. नाउ सी द अदर क्वेश्चन। समटाइम्स इफ इंस्टेड ऑफ परसेंटेज मास इज गिवन, तब भी हम ऐसे ही करेंगे। देखो आपको मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है 7.3 ग्राम्स ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 1.4 grams of nitrogen, 1.6 grams of oxygen, 0.7 grams of hydrogen and 3.6 grams of carbon. तो यहां पर हमें परसेंटेज की जगह मास दिया है, ठीक है। सो हम डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। इंस्टेड ऑफ परसेंटेज अगर मास दिया तो मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास से भी रिलेटिव मोल्स आ जाएंगे। तो इसको भी आपने ऐसे ही करना है। अगर परसेंटेज नहीं दिया है, परसेंटेज की जगह आपको मासेस गिवन है, तो भी हम क्या फाइंड करेंगे? रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। लाइक इन दिस केस नाइट्रोजन इज देयर, 1.4 ग्राम्स नाइट्रोजन का है, ऑक्सीजन इज 1.6 ग्राम्स, हाइड्रोजन 0.7 एंड कार्बन इज 3.6। सो ये क्या गिवन है हमें? मासेस। मासेस को किससे डिवाइड करेंगे? उनके एटॉमिक मासेस से, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या है? 14, कार्बन इज 12, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 14। सो डिवाइड द गिवन मास बाय एटॉमिक मास, तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। सो 3.6 डिवाइड बाय 12, तो क्या आ गया? 12 3 से 36, सो 0.3। 16, 1.6 डिवाइड बाय 16, तो 0.1। 0.7 divided by 1, that is 0.7. 1.4 divided by 14, that is 0.1. अब ये हमारे पास डेसिमल्स में है, तो इसको क्या करेंगे? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स निकालेंगे। सो डिवाइड बाय 0.1, सबको 0.1 से डिवाइड कर लो फर्दर। तो सबको अगर हम 0.1 से फर्दर डिवाइड करते हैं, तो यूजुअली क्या होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट है ना, उससे डिवाइड करते हैं। तो 0.1 से सबको डिवाइड किया तो क्या आ गया? 3171। तो हमारे पास आ गया सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स। ये जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हमने एटम्स का निकाला, यहां से हम एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड करेंगे। सो कार्बन के 3 एटम्स, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 7, नाइट्रोजन 1। दिस गिव्स अस द empirical formula for the compound. So C3H7NO. This is the empirical formula for the compound. तो अगर हमें परसेंटेज की जगह सिंपली मासेस दिया है, तो भी क्या करना है? सेम तरीके से हमने गिवन मास को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करके रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। अगर वो रिलेटिव मोल्स फ्रैक्शन में है, डेसिमल्स में है, तो उसको होल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। एंड दैट सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स इज टेकन फॉर द एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके, अब इसी में आपको पार्ट 2 दे सकते हैं। पार्ट 2 इसमें क्या है कि इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, जो भी ये कंपाउंड है जिसका हमें परसेंट मास दिया है, इसी का पार्ट बी, इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड contains 3 nitrogen atoms, then what is the molecular formula of the compound? So आपको डायरेक्टली नहीं दिया है, मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया है, ठीक है, बट आपको क्या दिया हुआ है इंफॉर्मेशन कि one molecule of the compound contains 3 nitrogen atoms, then what is the molecular formula of the compound? Then what is the molecular formula of the compound? If one molecule of the compound contains 3 nitrogen atoms, then what is the molecular formula for the compound? अभी देखो ये empirical formula है,
और इस एम्पेरिकल फॉर्मूला में सिर्फ एक नाइट्रोजन है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसमें कितने हैं 3, तो दैट मीन्स दिस हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 3, तभी हमारे पास नाइट्रोजन 3 होंगे। तो अगर इस फॉर्मूला को हम थ्राइस लेते हैं तब हमारे पास नाइट्रोजन 3 हो जाएंगे। सो अकॉर्डिंगली सारे एटम्स को थ्राइस करेंगे। समझ आ रही बात? आपको क्वेश्चन में दिया है कि जो वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड उसमें 3 नाइट्रोजन एटम्स है, मतलब उसका जो एक्चुअल फॉर्मूला है उसमें 3 नाइट्रोजन है, बट एम्पेरिकल में तो एक ही है। सो दैट मीन्स एम्पेरिकल फॉर्मूला को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा। सो ये जो नाइट्रोजन एटम से हमें इंफॉर्मेशन दिया है उसको हम अप्लाई करेंगे। वी विल टेक द एम्पेरिकल फॉर्मूला 3 टाइम्स, वी मल्टीप्लाई इट बाय 3। सो 3 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्बन के कितने हो जाएंगे 3 इंटू 3 9 कार्बन एटम्स, 7 इंटू 3 21 हाइड्रोजन एटम्स, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन भी 3। सो दिस विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो समटाइम्स आपको हर बार आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए मास नहीं दिया होगा, कुछ इंफॉर्मेशन दिया होगा। सो एम्पेरिकल फॉर्मूला n टाइम्स एम्पेरिकल फॉर्मूला गिव्स अस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो अगर हमें n के रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन है तो वहां से भी हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। One last question we'll do. Empirical formula. Now this concept is applied to जो हम एलिमेंट्स का एनालिसिस करते हैं उसके साथ इसको जोड़ के क्वेश्चन आता है। So we have this combustion method which is used for the detection of carbon and hydrogen to find the percentage of carbon and hydrogen in the compound. Okay, so write down question. A hydrocarbon weighing 1.4 grams, a hydrocarbon weighing 1.4 grams on complete combustion कोई भी हाइड्रोकार्बन है, कंप्लीट कंबशन होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है CO2 एंड वाटर, ठीक है। और a hydrocarbon weighing this much on complete combustion gave two products, two gases which on passing through anhydrous copper sulfate, which on passing through anhydrous copper sulfate solution which when passed through which when passing through anhydrous copper sulfate solution turned its color या changed its color to blue, ठीक है। Wait, let's write it like this. I'm just repeating. A hydrocarbon weighing 1.4 grams on complete combustion gave two gases which on passing through anhydrous copper sulfate crystals या solution increased, इसको ऐसे लिखो, increased its weight by 1.8 gram. Increase its weight by 1.8 gram. The remaining gas was passed through KOH solution. The remaining gas
was passed through, the remaining gas was passed through potassium hydroxide. पोटैश बल्ब्स होते हैं, वहां से हमने पास किया. The remaining gas was passed through potassium hydroxide solution. Find the empirical formula of the compound. Find the empirical formula of the compound. तो इस तरह से कंबशन मेथड आपको दे दिया और उसके साथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को लिंक कर दिया. Find the empirical formula of the compound. ठीक है. अब ये जो कंबशन मेथड है, ये कंबशन मेथड कहाँ यूज होता है? टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो जो भी ये इंफॉर्मेशन है, दिस इज रिगार्डिंग द कंबशन मेथड व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड. अच्छा, हमें यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन लेना है? सी, हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन एंड हाइड्रोजन का कंपाउंड है. कोई भी कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड का जब हम कंबशन करते हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ उसको ट्रीट करते हैं, तो प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? कार्बन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू CO2 एंड हाइड्रोजन पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू H2O. तो हमारे पास दोनों क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स. ठीक है. तो ये दो गैसेस बनी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स आर प्रोड्यूस्ड. अब इन दोनों में से जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स हैं, उनको कौन एब्जॉर्ब करता है? कॉपर सल्फेट किसको एब्जॉर्ब करेगा? वाटर को. ठीक है. तो जो आपका एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट होता है, दिस इज व्हाइट इन कलर, दीज आर व्हाइट कलर क्रिस्टल्स. और जब ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, देन द कलर चेंजेस टू ब्लू कलर. सो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज व्हाइट. व्हेन इट एब्जॉर्ब्स वाटर, इट चेंजेस टू हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट. सो कॉपर सल्फेट क्या करता है? वाटर एब्जॉर्ब करके हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बनाता है, जो कि ब्लू कलर का है. ठीक है. हमें कलर से भी, तो ये जो एनहाइड्रस क्रिस्टल्स है, ये व्हाइट होते हैं कॉपर सल्फेट के. जब ये वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, तो बेसिकली ये किसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं? वाटर. ठीक है. तो जो भी वाटर प्रोड्यूस हुआ कंबशन पे, उसको इसने एब्जॉर्ब किया और उसकी वजह से वेट इंक्रीज हुआ. तो जो भी इंक्रीज इन वेट है, वो किसकी वजह से है? वाटर एब्जॉर्प्शन की वजह से. ठीक है. तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर ये अंडरस्टैंड करना है मेथड कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स ने क्या किया? वाटर को एब्जॉर्ब किया. कॉपर सल्फेट प्लस वाटर गिव्स अस हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट. और जो भी उसका वेट इंक्रीज हुआ, दैट इज बिकॉज उसने वाटर एब्जॉर्ब किया. तो कितना वाटर होगा? जितना इंक्रीज इन वेट है. कितना वाटर एब्जॉर्ब किया? जितना उसका वेट इंक्रीज हुआ, 1.8 ग्राम्स. तो 1.8 ग्राम्स ऑफ वाटर इज बीइंग प्रोड्यूस्ड. तो फर्स्ट पार्ट क्या है? यहां से फर्स्ट पार्ट हमें ये समझना है कि वाटर का जो वेट है, जो प्रोड्यूस हुआ और जो एब्जॉर्ब हुआ, वो सेम है. तो वाटर जो प्रोड्यूस हुआ, दैट इज 1.8 ग्राम्स. ठीक है. टोटल, अब इसमें से 1.8 ग्राम्स में से हमने क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेने हैं. ठीक है. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज the mass of water divided by the molar mass. molar mass of water is 18. ठीक है. 16 plus 2 18. तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? given mass by molar mass, this gives us 0.1. तो number of moles of water हमने निकाल दिया. इसी तरह से हम क्या करेंगे? वाटर से हाइड्रोजन का मोल्स निकालेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए? कार्बन टू हाइड्रोजन का रेशियो. वी वांट द एम्पिरिकल फॉर्मूला, और हमें कार्बन टू हाइड्रोजन के रिलेटिव मोल्स चाहिए. तो यहाँ थोड़ा सा मोल कंसेप्ट लगाएंगे. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज 0.1. अब वाटर के अंदर कितना हाइड्रोजन होगा, वो हमने करना है. अब अगर हम एक H2O लेते हैं, तो उसके अंदर कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन. ठीक है. अगर हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं, तो उसमें कितने हैं? 2. इफ आई टेक 1 मोल, तो उसमें कितना आ जाएगा? डबल. सो उसी तरह से अगर मैं 1 मोल ऑफ वाटर लेती हूँ, तो उसमें 2 हाइड्रोजन है. ठीक है. 1 मॉलिक्यूल में 2 है. सो सिमिलरली एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? डबल. तो अगर हम 0.1 लेते हैं, 0.1 मोल ऑफ वाटर, तो उसमें कितने हाइड्रोजन होंगे? डबल द नंबर. 2 into 0.1 मोल हाइड्रोजन एटम्स. ठीक है ना. 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स है. तो 0.1 जो हमारे पास नंबर आ रहा है,
उसमें कितने होंगे, डबल द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, तो यहां से हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फाइंड कर लिया। जस्ट गो थ्रू दिस। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 0.2 मोल्स। ठीक है, तो यहां से मास ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे। मास ऑफ हाइड्रोजन क्या आ जाएगा, हम डायरेक्टली भी रिलेटिव मोल्स कर सकते हैं, बट मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 0.2 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। हाइड्रोजन का मोलर मास 1 है, तो 0.2 इंटू 1, 0.2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। इतना मास ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, 0.2 ग्राम्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर लिया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हमारे पास इतना आया, फिर हमने वाटर को रिलेट किया, उसके अंदर कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, क्योंकि जितने भी हाइड्रोजन एटम्स कंपाउंड में थे वो सारे वाटर के फॉर्म में आ गए। ठीक है, तो वाटर में जितना भी अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन है वो हम फाइंड कर रहे हैं। सो हमारे पास H2O है, उससे हमने हाइड्रोजन को रिलेट किया, 0.1 मोल्स ऑफ H2O बना, तो उसमें कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, इतने मोल हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, और फिर हमने मोल को मास में कन्वर्ट किया, तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आ रहा है, 0.2। अब अगर हाइड्रोजन का मास इतना है, मास ऑफ हाइड्रोजन इज 0.2, टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इज 1.4। अब उस हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन था। अगर उस हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन 0.2 है, तो जो बाकी का बच गया वो कार्बन होगा। तो मास ऑफ कार्बन हम यहां से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। मास ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ द कंपाउंड 1.4 माइनस मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 0.2। ठीक है, तो हमारे पास कितना कार्बन होगा कंपाउंड में, 1.2, क्योंकि टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इज 1.4 और उस 1.4 में से 0.2 तो हाइड्रोजन है, सो बाकी का जो बच गया वो क्या होगा, कार्बन। सो मास ऑफ कार्बन आ गया। ठीक है, अब हमारे पास कार्बन का मास भी आ गया, तो वहां से हम उसके रिलेटिव मोल्स निकालेंगे। सो 1.2 डिवाइड बाय 12, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितना आ जाएगा, 0.1। ठीक है, सो मास इज 1.2, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, तो कितने मोल्स आ गए, 0.1। नाउ वी कैन फाइंड द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ कार्बन टू हाइड्रोजन। कार्बन के कितने मोल्स हैं, 0.1। हाइड्रोजन के कितने मोल्स हमने लिए थे, 0.2। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या बना, 1:2। सो व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला, CH2। Let's go through the question. ठीक है, इसमें क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा डायरेक्ट नहीं है, उन्होंने एक मेथड दिया है और उस मेथड के साथ एम्पिरिकल फॉर्मूला को रिलेट किया है। आई जस्ट रिपीट इट। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि कोई हाइड्रोकार्बन है, उसका कंबशन किया, कंबशन मतलब ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया, तो गैसेस हमेशा क्या बनती है, CO2 वाटर वेपर्स। ठीक है, और वो जो CO2 और वाटर वेपर है उसको पास किया एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट से, तो कॉपर सल्फेट क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, उसकी वजह से उन क्रिस्टल्स का वेट इंक्रीज होगा। तो जो भी इंक्रीज इन वेट है वो वाटर की एब्जॉर्प्शन की वजह से है, तो ये 1.8 ग्राम्स इंक्रीज इन वेट है, तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर इतना है। अब हमने क्या किया, उस वाटर से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाले, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर पता चल गया, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर से हमने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाला और मास ऑफ हाइड्रोजन निकाला। अब हमें मास ऑफ हाइड्रोजन पता चल गया कि कंपाउंड में कितना है, तो जो टोटल मास कंपाउंड का था उसमें से, क्योंकि वो कार्बन और हाइड्रोजन से बना है, तो उसमें से अगर हम हाइड्रोजन का मास सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें कार्बन का मास पता चल जाएगा। सो 1.4 माइनस 0.2 हमें क्या बता रहा है, 1.2 ग्राम्स ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो हमने क्या किया, मास ऑफ कार्बन 1.2 ले लिया और उसको डिवाइड किया एटॉमिक मास ऑफ कार्बन से, तो यहां से हमारे पास आ गए नंबर ऑफ मोल्स। फिर टू फाइंड द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए रिलेटिव
मोल्स का रेशो लेंगे, कार्बन के मोल्स 0.1 है, हाइड्रोजन के मोल्स हमने 0.2 निकाले थे, तो क्या आ जाएगा 0.1 से डिवाइड करो तो 1:2 का रेशो आ गया. सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो इज 1:2. So this represents the empirical formula of the compound. तो यहाँ पर हमें डायरेक्टली नहीं दिया है, एक मेथड दिया है, वहां से इनडायरेक्टली हमने relative moles of carbon to hydrogen calculate किया, and that gives us the empirical formula for the compound.